जैन साथियों, मैक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी यूपी त्रिपुरा पैट की बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों आज आपके लिए 50 नंबर की क्लास यानी कि 50 मोस्ट इंपोर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन बिल्कुल सिलेबस के अनुसार, जैसे कि आपके सिलेबस में आएंगे 10 हिस्ट्री, 10 स्ट्रैटेजी के, 10 करंट अफेयर, 5 पॉलिटी, 5 इकोनॉमिक्स, 5 साइंस। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग 5 ज्योग्राफी के क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। यही कहेंगे, चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लें। लगातार इस प्रकार की क्लासेस दी जा रही हैं जो आपका सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा, राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 24वें तीर्थंकर भगवी भगवान महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, ये किस धर्म से संबंधित है आप सभी को पता होगा, जैन धर्म से संबंधित थे। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कहा जाता है महावीर स्वामी को, और 24वें तीर्थंकर थे। इसके पहले तीर्थंकर बुझाया है तो आदिनाथ या ऋषभदेव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आदिनाथ या ऋषभदेव बोलेंगे, पहले तीर्थंकर थे। क्लियर हम सभी को? अच्छा, इनका जन्म कहाँ? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनका जन्म दोस्तों कहाँ पर? कुंडग्राम वैशाली, सॉरी कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ पर? कुंडग्राम में हुआ था। चलिए, अच्छा, लुम्बिनी में किसका जन्म हुआ था? बहुत बार आया है, गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था? तो क्या बोलेंगे? लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। आप सभी को यह बात याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर का, सॉरी कश्मीर का अकबर के नाम से किसे जाना जाता है? कश्मीर में सबसे महत्वपूर्ण राजा अगर पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? बहुत ललितादित्य मुक्तापिंड। क्या बोलेंगे? ललितादित्य, ललितादित्य मुक्तापिंड। ललितादित्य मुक्तापिंड सबसे मतलब बेहतरीन शासक था कश्मीर का। कश्मीर का इतिहास जो हमें राज तरंगिणी में देखने को मिलता है। क्या बोलेंगे? राज तरंगिणी, राज तरंगिणी में देखने को मिलता है। ये भी बात आप सभी को याद रखनी है। जैनुल आबदीन, जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप सभी को यह बताना है कि कश्मीर का नीरो किसे कहा जाता है। क्या बोलेंगे? कश्मीर का नीरो किसे कहा जाता है? बोलेंगे कश्मीर का नीरो किसे कहा जाता है। आप सभी को यह बात बोलना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए केशव चंद्र सेन के प्रयासों से बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने के हेतु 1872 में सिविल मैरिज एक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1872 का सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कों की विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु कितनी की गई थी, आप सभी को बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर ये होगा। तो लड़कों की इसमें क्या, सिविल मैरिज एक्ट जो दोस्तों 1872 में आया, 1872 में सिविल मैरिज एक्ट आया, इसमें जो लड़कों की आयु थी बॉयज की वो 18 वर्ष रखी गई, और जो गर्ल्स थी मतलब लड़कियों की आयु दोस्तों कितनी, 14 वर्ष रखी गई। एग्जाम में लगातार पूछा जाने वाला ये शब्द है। ठीक है, प्रश्न है नेक्स्ट क्वेश्चन। कह भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? मैं आप सभी को बता दूं, हालांकि आपके सिलेबस में भक्ति आंदोलन के क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, राइट आंसर विकल्प उत्तर सी और रामानुजाचार्य को माना जाता है। किसे? रामानुजाचार्य को माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। इनका मत अगर पूछा तो विशिष्टाद्वैतवाद। ठीक है, क्या है इनका? विशिष्टाद्वैतवाद में इनका मत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्या निम्नलिखित में से किसने विधवा पुनर्विवाह पर जोर दिया था? विधवा पुनर्विवाह पर जोर दिया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। राइट आंसर क्या है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह पर जोर दिया था। ये बात आप सभी को याद रखनी है। क्लियर आप सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कैबिनेट मिशन भारत का कब आया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। कैबिनेट मिशन भारत आया था 1942 में। पूछा है तो क्रिप्स मिशन। क्या बोलेंगे दोस्तों? क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन कब आया? तो क्रिप्स मिशन आया था 1942 को। 1946 में कौन आया? कैबिनेट मिशन। कितने अंग्रेज अधिकारी? 3 अंग्रेज अधिकारी। कौन कौन से? स्टेफोर्ड क्रिप्स एक आया था, स्टेफोर्ड क्रिप्स ही आया था इसमें, स्टेफोर्ड क्रिप्स। एक आया था एवी अलेक्जेंडर। क्या बोलेंगे? एवी अलेक्जेंडर। कौन आया था? एवी अलेक्जेंडर, जेंडर। ठीक, और एक आया था सर पैथिक लॉरेंस। क्या बोलेंगे? सर पैंथिक, पैंथिक लॉरेंस। ठीक है, सर पैंथिक लॉरेंस। ये 3 अंग्रेज अधिकारी आए थे इसमें। ठीक है, याद रखेंगे, जो इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। किरान निम्नलिखित में से कौन उदारवादी नेता नहीं थे? निम्नलिखित में से कौन उदारवादी नेता नहीं थे, आप सभी को बताना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन उदारवादी नेता नहीं थे? क्या बोलेंगे? उदारवादी नेता नहीं थे। तो क्या बोलेंगे? उदारवादी। एक होते दोस्तों उग्रवादी दल था, एक था आपका उदारवादी। तो आप सभी को बताना है कौन उदारवादी नहीं थे। तो भाई उग्रवादी होंगे मदन मोहन मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक या दादा भाई नौरोजी। तो क्या बोलेंगे? उदारवादी बाल गंगाधर तिलक नहीं थे। तो कैसे थे भाई साहब? ये उग्रवादी नेताओं के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर। क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष क्या बोलेंगे? एनी बेसेंट। कब का सर अधिवेशन था? देखिए 1916 में इन्होंने स्टार्ट किया। क्या बोलेंगे? होम रूल लीग आंदोलन। जब 1916 में होम रूल लीग आंदोलन, एक बाहर से आई, विदेशी आई महिला ने जब होम रूल लीग आंदोलन स्टार्ट किया तो भारत के लोगों ने इन्हें 1917 में, कौन सा? 1917 का अधिवेशन था दोस्तों कोलकाता का।
कोलकाता के अधिवेशन में इनको क्या बनाया, भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष बनाया। साथ ही अगर पूछा जाए 1924 का कानपुर अधिवेशन, सॉरी 1925 का, कब का, 1925 का कानपुर अधिवेशन, 1925 का अधिवेशन कौन था दोस्तों, कानपुर का अधिवेशन था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, सरोजिनी नायडू, जो कि भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी, भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बोलेंगे, एनिवेशन, एनिवेशन, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप सभी को यह बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो था, इसके अधिवेशन की कितनी महिलाओं ने, कुल मिलाकर कितनी महिलाओं ने अध्यक्षता की थी, ठीक है। चलिए आप सभी को यह भी बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहेगा, राइट आंसर क्या होगा। क्या स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, क्या बोलेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा भाई साहब। राइट आंसर विकल्प उत्तर सी होगा, माउंट बेटन थे। कौन, माउंट बेटन थे, आप सभी को याद रखना है सी। और भारतीय पूछे तो राजगोपालाचारी, भारतीय पूछे तो क्या बोलेंगे, राजगोपालाचारी। अगला, 1930 में गांधी जी ने सत्याग्रह एवं दांडी यात्रा क्यों की, मतलब सत्याग्रह एवं दांडी यात्रा क्योंकि 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन आप सभी को पता होगा। अभी हाल ही में यूपी लेखपाल का क्वेश्चन है कि ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था कहां से स्टार्ट हुआ, तो क्या बोलेंगे, साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ, ठीक है। साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ, अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए, नमक कानून तोड़ने के लिए, तो क्या बोलेंगे, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर क्या होगा, क्या बोलेंगे, ए, यानी कि नमक कानून तोड़ने के लिए। निकालने का कोई इसमें रोल नहीं था, ऑप्शन नंबर ए मुख्य कारण क्या था, नमक कानून तोड़ने के लिए। क्लियर, आप सभी को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, क्या निम्नलिखित में से, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन हम लोग हिस्ट्री के कर चुके हैं। ज्योग्राफी का क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मंडल रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए उत्तरदायी है। जो रेडियो तरंगे होती हैं उनके विक्षेपण कौन करता है भाई साहब, बिल्कुल सही, 11 का राइट आंसर आयन मंडल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अच्छा ये भी बता दीजिए भाई साहब, जो समताप, सॉरी लो मुंह से निकल गया, बताना ओजोन परत कहां पाई जाती है, तो क्या बोलेंगे, समताप मंडल में। ओजोन परत पूछे तो समताप मंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पीर पंजाल श्रेणी में वेरीनाग के निकट से निकलती है तथा बुलर झील से होकर बहती है, वेरीनाग के निकट से निकलती है और बुलर झील से होकर बहती है। राइट आंसर क्या होगा, झेलम। झेलम बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, साथ ही इसकी सहायक नदी है किशन गंगा, बहुत बार एग्जाम में कौन सी, किशन गंगा, क्या बोलेंगे दोस्तों, किशन गंगा इसकी सहायक नदी है, जो आपके एग्जाम में लगातार पूछी जाने वाली। किशन गंगा इसकी सहायक नदी है, बुलर झील से होकर बहती है झेलम नदी, ठीक है। और बारामूला से ये नौकागम्य हो जाती है, ठीक है, चेनाब में जाकर मिल जाती है। ये भी बात आप सभी को याद रखनी है। और कौन सा शहर बसा है ये भी कमेंट बॉक्स में आप सभी को बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। देखिए जैव विविधता कहां पाई जाएगी, देखिए उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वन, शीतोष्णकटिबंधीय वन, शंकुधारी वन या उत्तर ध्रुवी वन। देखिए सबसे ज्यादा जैव विविधता जो पाई जाती है वो सदाबहार वनों में, कैसे, सदाबहार वनों में पाई जाती है। सदाबहार वन क्यों होते हैं, देखिए जैव विविधता वहां अधिक पाई जाएगी जहां जंगल वगैरह अधिक होंगे, क्या बोलेंगे, जहां पाई जाएगी जहां जंगल वगैरह अधिक होंगे, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय कैसे वन, बिल्कुल सही, वर्षा वाले वन। देखिए अब ऐसा क्यों होगा, वर्षा वाले वनों में वनों का क्षेत्रफल ज्यादा होगा, इसलिए यहाँ जैव विविधता भी अधिक पाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, पृथ्वी का कठोर बाहरी हिस्सा जिसमें क्रस्ट और बाहरी मेंटल शामिल है उसे क्या कहा जाता है। पृथ्वी का कठोर बाहरी हिस्सा जिसमें क्रस्ट और बाह्यतरम मेंटल शामिल होता है उसे क्या कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर विकल्प उत्तर क्या होगा, बी होगा, इसे स्थल मंडल कहा जाता है, ठीक है, स्थल मंडल कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काराकोरम पर्वत श्रृंखला की सबसे, देखो मैं आपको बताऊं, एक आपको ट्रांस हिमालय देखने को मिलता है, कौन सा हिमालय, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय 3 भागों में है, इसकी पहली सबसे ऊंची काराकोरम कहा जाता है, सबसे ऊंची चोटी को क्या कहा जाता है, काराकोरम, क्या कहा जाता है, काराकोरम के नाम से जाना जाता है। कौन सी चोटी सबसे ऊपरी, काराकोरम है। देन उसके बाद कौन सी पड़ती है, लद्दाख श्रेणी, काराकोरम है, फिर लद्दाख श्रेणी है, फिर आपकी जास्कर श्रेणी, क्या बोलेंगे, फिर आपकी कौन सी है, जास्कर श्रेणी, तीनों श्रेणियां, ठीक है। अच्छा सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर के बीच से होकर बहती है, भी बात आप सभी को याद रखनी है। अच्छा काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो क्या बोलेंगे, याद रखेंगे कौन सी, K2, काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है। लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी राकापोशी, लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, तो क्या बोलेंगे, राकापोशी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा इसकी फिर जास्कर की, इसकी नंगा देवी, नंगा पर्वत कहाँ, जम्मू कश्मीर में, नंदा देवी लद्दाख में है, सॉरी नंदा देवी ये आपका उत्तराखंड में, लेकिन नंगा पर्वत कहां पर है, ये जम्मू कश्मीर में, नंगा पर्वत जो कि जास्कर का सबसे ऊंचा शिखर है, ठीक है, जास्कर का नंगा पर्वत। क्लियर है आप सभी को, ये बात याद रखिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर रहा, प्रचंड बेरोजगारी, भारत में प्रचंड बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है, प्रचंड बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है। अच्छा शिक्षित बेरोजगारी कहां पर देखने को मिलती है ये भी बताइए भाई साहब, शिक्षित बेरोजगारी कहां पर देखने को मिलती है, तो ये शिक्षित बेरोजगारी जो है ये शहरी क्षेत्र में देखने को मिलती है। कहां पर दोस्तों, शहरी क्षेत्र में, या बुझा शहरी क्षेत्र में कैसी बेरोजगारी देखने को मिलती है, तो क्या बोलेंगे, शिक्षित बेरोजगारी शहरी क्षेत्र में देखने को मिलती है, या बुझा शिक्षित बेरोजगारी कहां, तो शहरी क्षेत्र, ठीक है, याद रखेंगे। प्रचंड बेरोजगारी किसी क्षेत्र में देखने को मिलती है,
कृषि क्षेत्र में, और यहाँ पर मौसमी बेरोजगारी भी देखने को मिलती है। मांग का धनात्मक आय लोच की व्याख्या करता है। जो मांग की धनात्मक आय लोच होता है, इस मतलब जो नियम है इसकी व्याख्या कौन करता है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, एंजिल का नियम। ठीक है। अच्छा, किन्स का नियम जो, तो किन्स जो थे, इन्होंने जॉन मेनार्ड किन्स जो थे मिश्रित अर्थव्यवस्था के लिए जाने जाते हैं। मुद्रास्फीति से निकलने का इन्होंने मतलब मुद्रास्फीति से निकलने के नियम भी दिए, और ये मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक भी माने जाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर भाई साहब चलेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर कौन सा होगा? कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी दर बैंकों द्वारा ऋण के लिए अपने सबसे योग्य ग्राहकों की वसूली जाती है? सबसे योग्य ग्राहक, अच्छा कौन सी होती है? निम्नलिखित में से कौन सी दर बैंकों द्वारा ऋण के लिए अपने सबसे योग्य ग्राहकों से वसूली जाती है? देखो, बैंक दर क्या होती है? बैंक दर होती है दीर्घकाल के लिए, क्या बोलेंगे दोस्तों? दीर्घकाल के लिए। आज हमने इकोनॉमिक्स की बहुत बेहतरीन क्लास ली है जिसमें मुद्रास्फीति से महत्वपूर्ण क्वेश्चन और भी क्वेश्चन लिए हैं, तो उसे आप जरूर देखें अगर इकोनॉमिक्स में आप अच्छे नंबर मार्क्स चाहना है। ठीक है। दीर्घ दीर्घ कौन से बोले? दीर्घ समय के लिए, मतलब लंबे समय के लिए। लंबे समय के लिए आरबीआई, क्या बोलेंगे? आरबीआई जब पैसा देती है किसे? जो बैंकें होती है वाणिज्यिक बैंकों को, ये कौन सी दर होती है? ये होती है भाई साहब बैंक रेट। ठीक है, ये कौन सी रेट होती है? बैंक रेट होती है। अच्छा, वैसे अगर हम इस क्वेश्चन के अनुसार देखें तो ये न्यूनतम उधार दर, जो न्यूनतम उधार दर होती है, ये क्या बोलेंगे? न्यूनतम उधार दर होती है। ये क्या होती है? न्यूनतम उधार दर जो होती है, इसे क्या बोलेंगे? ये जो होती है, ये जो योग्य ग्राहक होते हैं उनको कम दिया जाता है, मतलब जो विश्वसनीय ग्राहक होते हैं। लेकिन फिर इसी से बचाव के लिए सरकार ने एक वो आधार रेट, बेस रेट, इसे क्या बोलेंगे? इसी के बचाव से सरकार एक आधार रेट लाया। आधार रेट आपने पढ़ी होगी भाई साहब। आप कोई बैंक ज्यादा विश्वसनीय तो बहुत कम पर दे सकते हैं, लेकिन नहीं, सरकार ने एक बेस रेट यानी कि आधार रेट बनाई है, यानी कि इससे कम भी नहीं दे सकते। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि यदि किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग उसी दिशा में जिस दिशा में उपभोक्ता की आय है, उस वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग का उसी कीमत के साथ विपरीत संबंध है, तो उसे कहा जाता है। मांग का नियम, प्रतिस्थापन का नियम, पूर्ति का नियम है, इष्टतम चुनाव का नियम। तो क्या बोलेंगे? तो मुझे लगता है कंफ्यूजन किसमें आएगा? इन दोनों में, मांग का नियम या पूर्ति का नियम। तो इसे दोस्तों क्या कहेंगे? मांग का। भाई साहब क्या कह रहा है? कह रहा मांग उसी दिशा में है जिस दिशा में उपभोक्ता की आय है। जब भैया मांग, तो तुम्हारी भैया मांग का नियम होएगा, तो क्या बोलेंगे? ये मांग का नियम होता है। ठीक है, कैसा नियम? मांग का नियम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या किसी निम्न स्तरीय वस्तु की मांग में वृद्धि उपभोक्ता की आय में के साथ होती है? यानी किसी वस्तु की मांग में वृद्धि उपभोक्ता की आय में किसके साथ? एक बात बताओ भाई साहब, किसके साथ? एक बात बताओ, आप कोई वस्तु खरीदने गए, अब वस्तु आप तभी तो खरीदेंगे जब आपके पास क्या होगा? पैसा होगा। अब भाई साहब जब पैसा ही नहीं है तो क्या होगा? जब आय में आपकी वृद्धि होगी तभी तो आपकी मांग में वृद्धि होगी। भाई कहते नहीं भाई साहब इस वक्त हम कुछ नहीं खरीद सकते भैया पैसा नहीं है, और कहते नहीं भाई इस वक्त खरीदेंगे, इस वक्त भैया खाते में पैसा आ गया है तो खरीद। तो क्या होगा? जब पैसा अधिक होगा यानी आय में जब वृद्धि होगी तभी तो मांग में वृद्धि भी होती है। ठीक है, मुद्रास्फीति वाला वीडियो जरूर देख लें, वहां से काफी क्वेश्चन आपके कंप्लीट होंगे। अब हम लोग दोस्तों पॉलिटी के क्वेश्चन करेंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हमने कंप्लीट की। पॉलिटी के बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने होंगे। क्या भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित? राष्ट्रपति के चुनाव, मैंने आप सभी को राष्ट्रपति से इंपॉर्टेंट बहुत से आर्टिकल बताए। एक आर्टिकल 52 बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 53 बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही मैंने आपको आर्टिकल 60 भी बताया था, जो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण आर्टिकल होते। एक आपको आर्टिकल 61 बताया था, एक आपको 72 बताया था, एक आपको 123 बताया था। ये ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ठीक है। अच्छा, इनमें क्या होगा? 52 में राष्ट्रपति के पद की चर्चा दोस्तों। 53 में उसकी कार्यपालिका शक्तियां, मतलब राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होगा, तो कार्यपालिका शक्तियां किसमें बताई गई हैं? वो 53 में आप सभी को बताई गई हैं। ठीक है। 60 में दोस्तों शपथ का प्रावधान है। क्या बोलेंगे? शपथ का प्रावधान है किसमें? 60 में। 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग किस प्रकार से मतलब हटाया जाएगा? वो महाभियोग की प्रक्रिया जो है दोस्तों 61 में है। 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है। क्या बोलेंगे दोस्तों? राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। 123 में राष्ट्रपति का अल्पकालिक कानून यानी कि अध्यादेश, क्या बोलेंगे दोस्तों? अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। क्लियर आप सभी को? अच्छा, चलिए अब इसमें कह रहा है कौन सा चुनाव से संबंधित है बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, क्या बोलेंगे? ऑप्शन बी 54, निर्वाचन से संबंधित चुनाव प्रक्रिया। चुनाव ये प्रक्रिया, और अगर निर्वाचन खाली पूछा है तो भैया क्या बोलेंगे? इससे पहले वाला यानी कि 54। ठीक है, 54। और निर्वाचन चुनाव पद्धति मतलब निर्वाचन की रीति क्या होनी, प्रक्रिया कौन कौन इसमें शामिल होगा, वो आपकी 55 में दी गई है। ठीक है। अच्छा, 74 क्या है? ये 74 बताएंगे कोई? 74 किससे संबंधित है? 74 देखो, 75 में क्या है? मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, ये बात 74 में लिखी गई।
जो सॉरी 75 में लिखी, और 74 में प्रधान राष्ट्रपति की सहायता व सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। ये बात 74 में लिखी गई। क्या लिखी गई 74 में? राष्ट्रपति की सहायता व सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, मंत्रिपरिषद का मतलब प्रावधान जो है वो आर्टिकल 74 में रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। क्या भारत के संविधान में अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? भारत का जो संविधान है अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 66 संसद का संविधान, संसद के दोनों सदनों की अवधि, उपराष्ट्रपति का चुनाव या भारत के अटॉर्नी जनरल। तो राइट आंसर विकल्प उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। क्या बोलेंगे दोस्तों? जी हाँ, ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति के चुनाव। उपराष्ट्रपति का पद की बात करें तो 63 में इसकी चर्चा है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। ठीक है, अगला, क्या भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई? अवशिष्ट शक्तियां क्या होती हैं? तो अवशिष्ट शक्तियां जो है वो केंद्र को दी गई। किसको दी गई? केंद्र को दी गई। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। कह संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? साथ ही आपको संविधान सभा का उपाध्यक्ष भी बताना है। संविधान सभा की अगर बात करें 1946 में कैबिनेट मिशन आया, संविधान सभा की स्थापना होती है। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं। दूसरी बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है जिसमें दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को होती है, राजेंद्र प्रसाद जी इसके अध्यक्ष बनाए गए। ठीक है, फिर 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू इसमें पेश करते हैं, कार्यवाही आपकी आगे बढ़ती है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? संवैधानिक जो सलाहकार थे वो बी एन राव थे। क्या बोलेंगे? बी एन राव। और अगर उपाध्यक्ष पूछा जाए तो एच सी मुखर्जी। क्या बोलेंगे? एच सी मुखर्जी। एच सी मुखर्जी जो थे ये कौन थे? उपाध्यक्ष थे। क्लियर है आप सभी को? ये बातें याद रखने वाली होती हैं। ठीक है, और राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे स्थायी। अगला क्वेश्चन, भारत की संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी हो जाएगी? भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर विकल्प तो ये होगा प्राक्कलन समिति। इसमें 30 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में दोस्तों 22 सदस्य होते हैं जिसमें 15 लोकसभा से और 7 किससे? राज्यसभा से। ठीक है, 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से आते हैं। ये बात आप सभी को याद रखनी है। क्लियर है आप सभी को? अच्छा, तो प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति होती है। राइट आंसर ए होगा, इसमें 30 सदस्य शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या असुमेलित को पहचानिए। मतलब जो साइंस का क्वेश्चन है इसमें विटामिन दिए गए और उनका नाम दिया गया है, तो आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। असुमेलित को आपको पहचानना है। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर आप लोग क्या देंगे? तो क्या बोलेंगे? विटामिन बी1 का थायमिन है, राइबोफ्लेविन 2 का, लेकिन 6 का एस्कॉर्बिक एसिड भी नहीं, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर आप सभी को? उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है कि ना? साइंस के अब हम लोग 5 क्वेश्चन करेंगे, इंपॉर्टेंट है। साइंस बहुत कठिन आपके एग्जाम में ना पूछी जाएगी भाई साहब। अगला क्वेश्चन ये रहा। एक कोशिकीय प्राणियों का वर्गीकरण किया जाता है। जो एक कोशिकीय प्राणी होते हैं उनका वर्गीकरण किया जाता है। किस प्रकार से एक कोशिकीय प्रणालियों का जो प्राणी होते हैं उनका वर्गीकरण किस प्रकार से करेंगे? तो किससे करेंगे भाई साहब? तो क्या बोलेंगे? ऑप्शन सी, प्रोटोजोन के रूप में। किसे? प्रोटोजोन के रूप में करेंगे। सी क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केले के पौधे की जड़ है। केले के पौधे की जड़ है। कैसी जड़ है भैया? केले के पौधे की। तो क्या बोलेंगे? ऑप्शन डी, अपस्थानिक। क्या बोलेंगे? अपस्थानिक जड़ है। कैसी? अपस्थानिक है। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? अपस्थानिक जड़ है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई जहाज समुद्र से नदी में प्रवेश करता है तब। क्या बोलेंगे? जब कोई जहाज समुद्र से नदी में प्रवेश करता है तब। जब देखो ऐसा जब होता है तब क्या होगा? थोड़ा ऊपर हो जाता है समुद्र। क्या होता है? थोड़ा, सॉरी, जो जहाज होता है वो थोड़ा ऊपर हो जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या थॉमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन्स का क्या नाम होता है? थाइमस। थाइमस जो ग्रंथि होती है इसके द्वारा निर्मित जो हार्मोन्स होते हैं इनका नाम क्या होता है? जो थाइमस ग्रंथि होती है इनके द्वारा निर्मित हार्मोन्स का नाम क्या होता है? तो क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी होगा, 30 का डी, थाइमोसिन होता है। क्या बोलेंगे? थाइमोसिन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? थाइमोसिन। ऑप्शन डी, थाइमोसिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थाइमोसिन कहा जाता है। क्लियर आप सभी को? चलिए 30 क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग कंप्लीट करते हैं। अब 20 क्वेश्चन यानी कि स्टैटिक जी के और करंट अफेयर के क्वेश्चन। करंट अफेयर के पहला क्वेश्चन क्या है? स्मार्टफोन ब्रांड रेडमी इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? ब्रांड एम्बेसडर से एक क्वेश्चन पिछली बार भी फर्स्ट शिफ्ट में आया था, इस बार भी आपको देखने को मिलेगा भाई साहब। राइट आंसर विकल्प उत्तर ये होगा, सोनू सूद बनाए गए हैं। ठीक है, स्मार्टफोन ब्रांड रेडमी इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक में 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर था? 2020 भैया बूझ लिए। ठीक है, 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा था? 52 का राइट आंसर विकल्प उत्तर सी होगा, यानी कि नॉर्वे शीर्ष पर रहा था लोकतंत्र सूचकांक में। ठीक है, सी क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने जैव ईंधन द्वारा संचालित दुनिया के पहले रॉकेट स्टारडस्ट 1.0 रॉकेट लॉन्च किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहेगा दुनिया का पहला रॉकेट है, कैसे? जैव ईंधन से चलेगा भाई साहब। तो जैव ईंधन से चलेगा तो कौन बनाएगा? अमेरिका। कौन दोस्तों? अमेरिका बनाएगी। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर। तेरा किस कंपनी को अमेरिका से दुनिया का पहला कार्बन न्यूट्रल ऑयल मिला? किस कंपनी को दुनिया का पहला अमेरिका से कार्बन न्यूट्रल ऑयल मिला? राइट, सी। क्या बोलेंगे? RIL। क्या बोलेंगे? RIL को मिला, सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्या पुस्तक द इंडिया व
टीजी फॉर अन अनसर्टेन वर्ड के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 55 क्या होगा? जयशंकर जी। क्या बोलेंगे? एस जयशंकर, ऑप्शन। ठीक है, द इंडिया वे, द इंडिया वे ही आपको याद रखना है, जयशंकर होंगे, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। करा 1 फरवरी 2021 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2021-22 को लैपटॉप पर पढ़कर पेश किया। बजट के इतिहास में यह पहली बार है जब संपूर्ण बजट डिजिटल फॉर्म में उपलब्ध किया गया। इस बजट को कोई भी व्यक्ति ऐप के द्वारा देख सकते हैं। वह ऐप कौन सा है? मतलब किस ऐप पर आप इस बजट को देख सकते हैं, किस ऐप पर इस बजट को आप देख सकते हैं, बताना है किस ऐप पर इस बजट को आप देख सकते हैं। राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, यूनियन बजट ऐप। ठीक है, यूनियन बजट ऐप के द्वारा आप देख सकते हैं, यूनियन बजट ऐप, ऑप्शन नंबर बी होगा, यूनियन बजट ऐप के द्वारा आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। क्या निर्मला सीतारमण ने बजट सत्र के पहले अर्थात वित्त वर्ष 2020-21 के आर्थिक समीक्षा को संसद में पेश किया? ये देखिए, मतलब पिछले साल के करंट आपसे 2021 की पूछ ली है, 21-22 की, 20-21 का करंट और 21-22 के भी करंट है। ठीक है, तो 20-21 का ये बताना है, आर्थिक समीक्षा संसद में पेश की गई है, तो आर्थिक समीक्षा पेश की जाती है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, 29 जनवरी 2021। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। ये देखिए करा आम आयकरदाताओं को बजट 2021-22 में कोई राहत नहीं मिली, परंतु सीनियर सिटीजन्स को अब तक आयकर रिटर्न भरने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आयु सीमा कितने वर्ष निर्धारित की गई? अच्छा, आयकर अधिनियम जो बताइए आप सभी को, आयकर अधिनियम कब का है? आयकर जो अधिनियम होता है ये कब का है? तो क्या बोलेंगे? आयकर अधिनियम जो है ये 1961 का आयकर अधिनियम, कई बार एग्जाम में 1961 का आयकर अधिनियम है। साथ ही क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर डी होगा। ठीक है, 75 वर्ष से अधिक होनी चाहिए भाई साहब, 75 वर्ष से अधिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्या किस देश के निशानेबाजी महासंघ ने पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया? किस देश ने निशानेबाजी महासंघ में ने पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया था? 59 का विकल्प उत्तर है कुवैत। क्या बोलेंगे? कुवैत, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। किस राज्य में गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान का उद्घाटन किया गया? 1 मिनट दोस्तों भाई सब। जी बिल्कुल बोलेंगे, ऑप्शन सी। कहां पर? महाराष्ट्र, गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान महाराष्ट्र, ऑप्शन सी। ठीक है, अब हम लोग स्टैटिक के क्वेश्चन करेंगे। क्या अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और राष्ट्रीय युवा दिवस दोनों में अंतर है भाई साहब। क्या बोलेंगे? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। इंडिया गेट पुस्तक के लेखक किसने हैं? कौन है? इंडिया गेट पुस्तक किसने लिखी? लेसी फोवर्ग ने। किसने? लेसी फोवर्ग ने, ऑप्शन डी दोस्तों, लेसी फोवर्ग ने इंडिया गेट पुस्तक लिखी थी। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के नाम पर दिया जाता है? फिलीपींस सरकार देती है, मनीला की, मतलब सॉरी, फिलीपींस सरकार देती है, मनीला में दिए जाते हैं। फिलीपींस के एक भूतपूर्व राष्ट्रपति थे उन्हें। इसे एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। क्या बोलेंगे दोस्तों? एशिया का नोबेल कहा जाता है, एशिया का नोबेल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस खेल को 3 रूप भेदों में खोला जाता है? घोड़ा, साइकिल और हाथी। बोलेंगे घोड़ा, साइकिल, हाथी। मुक्केबाजी, पोलो या भारोत्तोलन, स्कूनर। राइट आंसर विकल्प उत्तर क्या होगा? सी होगा, पोलो। ठीक है, पोलो। आपने सुना होगा कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो खेलते हुए मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भगवान पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है? ये पशुपतिनाथ जो मंदिर है दोस्तों, ये जैन धर्म का मंदिर है, क्योंकि पशुपतिनाथ जो थे वो जैन धर्म के तीर्थंकर थे। काठमांडू में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, काठमांडू, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या बोलेंगे दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सी पर्यटक ट्रेन है? पर्यटक ट्रेन है, आप सभी को बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्यटक ट्रेन है? क्वेश्चन नंबर 66 आप सभी के सामने, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का। ये सभी रॉयल राजस्थान बुझे, पैलेस ऑन व्हील बुझे, महाराणा एक्सप्रेस बुझे, सभी आपको बताना पर्यटक ट्रेनें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या भारत ने अपना पहला आर्यभट्ट अंतरिक्ष कब भेजा था? पहला भारत ने अपना आर्यभट्ट अंतरिक्ष कब भेजा था? अंतरिक्ष में कब भेजा था आर्यभट्ट? ऑप्शन ए, कब? 1975, वर्ष 1975 में, याद रखेंगे भाई साहब, इंपोर्टेंट है क्योंकि ये पहला था। नेक्स्ट। राजतरंगिणी के लेखक, अभी बताया, राजतरंगिणी में किसका इतिहास है? तो क्या बोलेंगे? जम्मू कश्मीर का इतिहास है। तो राइट आंसर क्या होगा? कल्लड़ ने लिखी है। अच्छा, भास्कराचार्य ने लीलावती, बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी, भास्कराचार्य की लीलावती, किसकी? लीलावती, ये मैथ की इंपॉर्टेंट है। कालिदास की मेघदूत बूझी जाए, रघुवंशम बूझी जाए, या बूझी जाए मालविका अग्निमित्रम। ठीक है, सभी कालिदास की हैं। स्वीडन की राजधानी क्या है? स्वीडन की,
स्वीडन की राजधानी क्या है? मैड्रिड स्पेन की है। मैड्रिड किसकी है? स्पेन की। स्पेन की मैड्रिड। स्वीडन की दोस्तों क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही, स्टॉकहोम। ठीक है, लग्जमबर्ग देश है, इसकी राजधानी लग्जमबर्ग ही है, मतलब लग्जमबर्ग राजधानी भी है, देश भी है। ठीक है। अच्छा, बर्न ये किसकी है? ये स्विट्जरलैंड की है, स्विट्जरलैंड की बर्न है। स्वीडन की स्टॉकहोम, स्विट्जरलैंड की बर्न और स्पेन की मैड्रिड। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर। क्या बोलेंगे दोस्तों? कानपुर। ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है आप सभी को 50 के 50 क्वेश्चन पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले हर नोटिफिकेशन अपडेट के लिए बेल आइकन दबा लें। लगातार इसी तरीके की आप सभी को क्लास दी जाएंगी जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होंगी। ठीक है, बेहतरीन मॉडल पेपर था, हमने 50 क्वेश्चन किए हैं। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले हर नोटिफिकेशन अपडेट के लिए बेल आइकन भी दबा लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन दोस्तों पहुंचती रहे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज कितना ही। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।